ये कहानी शुरू होती है शांति जी के परिवार से। अब शांति जी की दो बहुएं थी, कीर्ति और सपना। अब घर में दो बहुएं होने की वजह से घर में चलते ही बिजली का बिल आता है, जिसे देखते ही शांति अपनी बहुओं को अपने सामने बुलाती है। मेरे पति और मेरे दोनों बेटे तो घर पर रहते ही नहीं। अब घर पे तो हम तीनों ही रहते हैं, फिर इतना बिजली का बिल कैसे आ रहा है? तुम दोनों का ही बिल इतना ज्यादा आ रहा है, खास करके सपना तुम्हारा। अब तुम कमरे में पंखा टीवी चलता हुआ छोड़ती ही आओगी तो बिल तो आएगा ही ना, क्योंकि तुम्हारी आदत ही है सीरियल का अगला पार्ट भाग भाग कर देखोगी और एडवर्टीजमेंट में खाना बनाने आओगी। अरे जितनी बार टीवी बंद चालू होती है उतनी बार यूनिट उठती है। अब एसी के शौकीन है सब घर में। अब मुझे तो गठिया की प्रॉब्लम है, मुझे तो एसी दूर पंखा भी सोच सोच कर चलाती हूँ। और कीर्ति तुम भी इस तरह से लापरवाही करोगी तुम दोनों, फिर तो चल चुका घर। गलती हो गई मम्मी जी, अगली बार से ध्यान रखूंगी और बिजली बर्बाद होने नहीं दो। अब कीर्ति सब कुछ चुपचाप सुनती है और कुछ कहती नहीं, सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अब बिजली का बिल तो ज्यादा आएगा ही, 24 घंटा जो एसी चला कर रखती हूँ, पर अब मैं अपने पति का ज्यादा नुकसान नहीं होने दूंगी और इस बार मैं मम्मी जी का दिल भी जीत कर रहूंगी। अब ऐसा सोचकर कीर्ति एसी का रिमोट उठाती है और एसी बंद कर देती है। अब 2 मिनट तक एसी के बगैर बैठी कीर्ति के माथे से पसीना टपकने लगता है। हे बाबा रे, कितनी गर्मी है यहाँ तो। अप्रैल में ही मई जून की गर्मी आ गई है, कितना पसीना आ गया है। अब ऐसे में एसी ना चलाएं तो क्या करें, फिर कैसे बचेगी बिजली? तभी सपना कीर्ति को आवाज लगाती है। कीर्ति, किचन में आओ, सब्जी बनानी है। अब कीर्ति किचन में जा रही थी कि उसकी नजर जेठानी के कमरे में पड़ती है। अब कीर्ति को आइडिया मिल जाता है। अब वह किचन में खाना बनाने के बाद अपने कमरे में न जाकर जेठानी के कमरे में जाकर एसी चलाकर बढ़िया 1 घंटे आराम से सो जाती है। अरे भाभी, कल वाले सीरियल का आज बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड आ रहा है, आज पता चलेगा वो लड़का था कौन। अब इतना बोलकर कीर्ति अपनी जेठानी के कमरे में चाय नाश्ता लेकर एसी चलाकर बढ़िया टीवी देखना शुरू कर देती है। फिर 10 मिनट बाद सास शांति कीर्ति को आवाज लगाती है और वह कमरे का टीवी और एसी ऐसे ही चलता हुआ छोड़कर चुपचाप अपनी सास के सामने आ जाती। बिना एसी के इंसान नहीं रह सकता क्या मम्मी जी? एसी तो वैसे ही ढकोस ले। अरे अचानक तू ये जगत माता कैसे बन गई? क्या हुआ है तुझे? आपकी वो बाल्टी वाली सीख ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है मम्मी जी। इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं बिजली बचा कर ही रहूंगी, इसीलिए देखिए आज मैंने अपने कमरे का एसी एक भी बार ऑन नहीं किया है। सच में? अरे वाह, जीती रहा बेटा। और तू जिस लगन से चाय की चुस्कियां परोस रही है ना, उसी लगन से मुझे भी एक कप चाय पिला दे। अब कीर्ति की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस महीने उसने अपने हिस्से की सारा बिजली का बिल जो बचा लिया था। अब ऐसे ही दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है और शाम के वक्त भी कीर्ति का एक पैर किचन में रहता है तो दूसरा अपनी जेठानी के कमरे में, क्योंकि एसी और टीवी दोनों वहीं थे। चल कीर्ति, अब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना परोस लेते हैं, ये लोग आते ही होंगे। राजू तो आते ही कमरे में चले जाएंगे और जाते ही एसी चालू कर लेंगे। अब तो मैं चाह कर भी एसी का बिल नहीं बचा पाऊंगी, तो रात के लिए जेठानी के कमरे का एसी छोड़ ही देते हैं। अभी क्या याद रखेंगे जेठानी जी। अब रात को कीर्ति अपनी जेठानी के कमरे का एसी छोड़कर अपने कमरे में अपने पति के साथ चैन की नींद ले लेती है। फिर अगली सुबह राजू और विक्की के ऑफिस जाने के बाद भाभी के कमरे में जाने का कोई ना कोई तो बहाना ढूंढना ही होगा, वरना शक हो जाएगा उन्हें। क्या करूं क्या करूं? फिर कीर्ति अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और कहती है, ये चादर आपने कहाँ से मंगवाई भाभी? इसके प्रिंट्स कितने अच्छे हैं, एक बार मैं भी तो बैठ कर देखूं। बस फिर क्या था, कीर्ति अपनी जेठानी के कमरे में बैठ जाती है और बैठ तो गई, फिर पीछे तकिया का सहारा तो लगना ही था। एक काम करिए ना भाभी, आप मुझे सब्जियां लाकर यहीं दे दीजिए, मैं काट लेती हूँ। आप तब तक आटा गूंथ लीजिए। बस फिर क्या था, दूसरे हाथ से कीर्ति टीवी और एसी ऑन कर लेती है। बस ऐसे ही अब कीर्ति रोज अपनी जेठानी के कमरे में किसी न किसी बहाने से आ जाती और वहां का एसी और टीवी चलाकर बैठ जाती।
जिससे सपना का पर्सनल स्पेस भी जाने लगा था। पूरा दिन काम करने के बाद 10 मिनट आराम करने के लिए आई हूँ। अरे कीर्ति जरा साइड तो हो जा। अरे दीदी किसकी साइड, मम्मी की साइड या इनकी साइड? अब सारा दिन काम करने के बाद इंसान 2 मिनट आराम करना चाहे तो कहाँ करे, अभी आकर यहाँ लेट जाती है। फिर मुंह बनाते हुए सपना कहती, अरे खिसक भी जाना तू, कैसे दानों की तरह सोई रहती है। जा सोई रह, मैं जा रही हूँ अब रसोई देखने। फिर किचन में आने के बाद सपना अपनी मम्मी को फोन लगाती है। हद हो गई है मम्मी, कीर्ति जब देखो मेरे कमरे में बैठी रहती है। अब मैं ना आपसे बात कर पाती हूँ और न रजनी से। अब किचन में इतनी गर्मी है कि आदमी क्या ही बात करे। अरे तेरी देवरानी माता तेरे कमरे में क्यों विराजमान हो गई, उसे भेजना उसके कमरे में। इसके पहले तो वो मेरे कमरे में कभी नहीं आई, कहती थी भाभी का कमरा बहुत छोटा है, लेकिन आजकल उसे ना जाने क्या हो गया है मम्मी, मेरे कमरे में ही बैठी रहती है। डायरेक्ट जाके कुछ कह भी नहीं सकती मम्मी, जॉइंट फैमिली का घर है। अब ऐसा कुछ बोलूंगी तो मम्मी जी कहेंगी अपनी दादागिरी दिखा रही है। अरे तो ये जरूर कोई पैसे की बात होगी बेटा, तू आज ऐसा कर किसी भी तरह घुमा फिरा कर उसे अपने कमरे से 9 2 11 कर, वरना कहीं ऐसे कर करके वो तेरा पूरा कमरा ही ना हथियार। फिर सपना सीधे अपने कमरे में जाती है और कीर्ति से कहती, अरे कीर्ति जरा अपने कमरे में जाना, तेरे जेठ जी आने वाले हैं। तो अरे आने दो ना भाभी, मुझे क्या टेंशन होने लगी, वो तो मेरे बड़े भैया जैसे हैं, मैं बैठी रहूंगी ऐसे, मुझे क्या मतलब, आप दोनों बातें करिएगा ना जो करना होगा। ये तो कमरा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मेरा मतलब है आजकल तो तू अपने कमरे में ही नहीं जाती, कोई दिक्कत है क्या? तेरे और राजू के बीच में सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक तो होगा ही, क्योंकि तुम दोनों साथ जो सोते हो, किसी चीज का कोई चक्कर है क्या? अरे नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना आपका कमरा रसोई के जस्ट पास में है, तो मैं अपने कमरे से जब तक चलते चलते रसोई तक आती हूँ सब्जी जल जाती है, इसलिए मैं आपके कमरे में ही बैठ जाती हूँ। और कोई बात नहीं है भाभी, ये पलंग और दीवान निकल नहीं जाऊंगी मैं। फिर इसी तरह से कीर्ति अपनी जेठानी के कमरे में फन मारकर बैठ जाती है। फिर सीधे 1 महीने बाद बिजली का बिल आता है और बिजली का बिल देखकर राजू अपने कमरे में चले जाते हैं। पहले तो दोनों कमरों का बिल मिलाकर 6,000 रुपए आता था, इस बार अकेले एक कमरे का बिल 7,000 रुपए आया है। न जाने भाभी क्या इस्तेमाल करती। अरे कीर्ति जरा अलमारी से 9,000 रुपए निकाल कर देना, मैं बिजली का बिल भर कर आता हूँ। 2,000 हमारा और 7,000 भाभी। अरे बिजली का बिल आप क्यों भरोगे भाभी का? क्योंकि इस बार मैंने और भैया ने डिसाइड किया था कि बिजली का बिल मैं देखूंगा और काम वाली और दूध का खर्चा भैया देखेंगे। घुमा फिरा कर तो खर्चा मेरे ही ऊपर आ गया। अभी ये कहकर कीर्ति कान पकड़ लेती है और तभी कमरे के बाहर से सपना अंदर आ जाती है। अरे एसी नहीं चलानी क्या कीर्ति तुझे मेरे कमरे में? चल जरा मेरे कमरे में पीठ सीधी कर ले, एसी चला देती हूँ। एकता के परिवार में उसके सास ससुर और पति के अलावा एक ननंद गीता भी रहा करती थी। गीता एक मॉडर्न मिजाज की लड़की थी। गीता का परिवार तो यूं तो साधारण परिवार था, लेकिन गीता के नखरे कुछ ज्यादा ही थे। अरे एकता, गीता को जाकर उठा दो, उसके कॉलेज का टाइम हो रहा है, कब तक सोती रहेगी? कितनी बार कोशिश कर चुकी हूँ, मैंने गीता को कई बार उठाया, पर वो है कि उठ ही नहीं रही है। दिन पर दिन पता नहीं गीता को क्या होता जा रहा है। अरे उसका पढ़ाई लिखाई में तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता। अरे रवि बेटा, तुम उसके भाई हो, तुम ही कुछ समझाओ। अरे हमारी तो वो बिल्कुल सुनती ही नहीं है। मैंने भी गीता से कई बार कहा है कि जल्दी उठा करे और पढ़ाई में अपना मन लगाया करे, लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं है। अब इतना कहकर एकता गीता के कमरे में उसको जगाने के लिए जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गीता अपनी भाभी एकता के साथ कमरे के बाहर आती है। क्या बात है गीता, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? वो क्या है ना भैया, कॉलेज में ठीक से पढ़ाई तो हो नहीं रही और अपने शहर में मॉडलिंग के लिए ऑडिशन हो रहे हैं। अरे ऑडिशन हो रहे हैं तो होने दो, हमें उससे क्या लेना देना। माँ मुझे भी मॉडल बनना है, मुझे भी मॉडलिंग के ऑडिशन में शामिल होना है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बेटा, हमारे यहाँ मॉडलिंग नहीं होती।
हम सीधे साधे लोग हैं बेटा। माँ, मुझे मॉडलिंग करनी है तो करनी है, किसी भी हालत में करनी है। अरे गीता, अभी तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, पहले पढ़ाई लिखाई करो, ये सब काम बाद में कर देना। भाभी, आप तो रहने दो, आप कभी मुझे सपोर्ट नहीं करती। मुझे मॉडलिंग करना है तो करना है, अब मैं जा रही हूँ, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये क्या तरीका है गीता, घर के बड़े लोग तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अब गीता किसी की बात नहीं सुनती और मॉडलिंग के ऑडिशन में चली जाती है और वहाँ उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और वो घर आकर सबको बता भी देती है। माँ, मेरा मॉडलिंग ऑन द ऑडिशन सिलेक्शन हो गया है, अब मुझे मुंबई जाना होगा। अरे, पर तुम अभी और अकेली कैसे जाओगी गीता? अरे मैं अभी कौन सा जा रही हूँ भाभी, अभी तो मुझे 1 महीने तक इसी शहर में ट्रेनिंग करना होगा और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं और मेरा मुंबई है, उसके बाद मेरा मॉडलिंग वाला कैरियर शुरू हो जाएगा। अपने घर वालों के लाख मना करने पर भी गीता ने मॉडलिंग का भूत नहीं उतारा और वह सबके मना करने पर भी रोज मॉडलिंग करने जाने लगी। फिर एक दिन शाम के वक्त, पापा, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख? पर इतने पैसों का तुम क्या करोगी बेटा? करना क्या है पापा, मेरी मॉडलिंग की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, इसके बाद मुझे मुंबई जाना है और उसके लिए उन लोगों को 1 लाख रुपए देना होगा। गीता देखो, मुझे लगता है तुम्हें इन पैसों को इस तरह फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाना चाहिए। और उन लोगों का क्या भरोसा, आगे चल के क्या करें। देखो गीता, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह से किसी पर भरोसा करना ठीक नहीं है और तुम्हारा अभी इस तरह अकेले मुंबई जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप लोगों ने मुझे मुंबई जाने के लिए पैसे नहीं दिए तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। हाँ, ये मेरा सपना है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अरे गीता बेटा, ये क्या तरीका है, तू छोड़ दे अपनी जिद, ये मॉडलिंग वॉडलिंग कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन गीता थी कि अपनी जिद के आगे किसी की एक नहीं मानती और उसने वही किया। मॉडलिंग के चलते अपना खाना पीना सब छोड़ दिया। ये देखकर गीता के परिवार वाले काफी घबरा गए। अब उन्होंने गीता को खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गीता ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। पापा, हमें लगता है गीता को 1 लाख रुपए दे देने चाहिए। रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है जी, अगर इसने 1-2 दिन खाना और नहीं खाया और इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पाऊंगी जी। मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती जी। लेकिन मम्मी जी, गीता गलत जिद कर रही है, वो कहीं किसी गलत हाथों में पड़ गई तो? बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन गीता की जिद के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उसको पैसे देने ही होंगे। अब जिद करके गीता पैसे लेकर मुंबई चली गई और वहां जाकर उनको एक मॉडलिंग का छोटा सा प्रोजेक्ट मिल भी गया। अब अपनी मॉडलिंग की शूटिंग पूरी करने के बाद गीता वापस अपने घर आ गई। माँ, पापा, भैया, भाभी, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं एक दिन मॉडल बनूंगी। ये देखिए मैगजीन में मेरी फोटो। अरे गीता बेटा, ये भी कोई छोटा सा पोस्टर है जैसे किसी दुकान का। अरे तो क्या हुआ, ऐसे ही तो मॉडल बनते हैं, एक न एक दिन मैं बड़ी मॉडल भी बन जाऊंगी। अरे गीता, इतने छोटे से फोटोग्राफ वाले मॉडल के लिए तुमने पूरे 1 लाख रुपए दे दिए? हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा था। अरे गीता, ये तो किसी दुकान का एड है जिसपे उन लोगों ने तुम्हारी फोटो छाप दी है। आप तो बस देखते जाओ भैया, धीरे धीरे मुझे बहुत बड़े बड़े मॉडलिंग असाइनमेंट मिलेंगे। उन लोगों ने कहा है, देखते जाओ, अभी तो ये शुरुआत है। बस फिर क्या था, रोज समय गुजरता गया और गुजरते समय के साथ साथ गीता अपने मॉडलिंग असाइनमेंट का इंतजार करती रही, लेकिन उसे कहीं से कोई फोन नहीं आया। अब गीता बार बार अपनी मॉडलिंग एजेंसी को फोन करती रही, लेकिन वो लोग फोन नहीं उठाते और अगर उठाते तो उसे साफ इनकार कर देते।
अब गीता समझ गई थी कि वो कहीं फ्रॉड एजेंसी के द्वारा फंस गई है। उसने 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। अब ये सब सोचकर गीता काफी ज्यादा परेशान रहने लगी और उसकी पढ़ाई भी अधूरी छूट गई। पूरे पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन गीता के पास मॉडलिंग का कोई काम नहीं था। देखो गीता, हमने तुम्हें पहले भी समझाया था, उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। हाँ गीता, एकता बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी बीच में अधूरी छूट गई। तो मैंने मॉडलिंग के लिए सपना देखकर कोई गलती की है क्या भैया? क्या मुझे उसके लिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी? अरे गीता, तुम दिल छोटा मत करो। देखो, हम सबकी नजर में तो मॉडल तो तुम बन ही चुकी हो, और तुम हमेशा हम लोगों के लिए मॉडल ही थी। बस तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। कैसी गलती भाभी? यही कि पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और इस तरह से बाहर वालों पर ऐसे ही भरोसा नहीं करना चाहिए। जब अपने घर वाले अपने बड़े कुछ समझाएं तो उनकी भी बात सुननी चाहिए। इस तरह से तुम्हें 1 लाख रुपए किसी पर बिना भरोसा किए नहीं देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। अब मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और उसके बाद ये मॉडल बनने का सपना देखूंगी। हाँ, और फिर देखना, एक दिन ये मेरी प्यारी बहन मॉडल नहीं, सुपर मॉडल बनेगी। और फिर मैं बड़े शान से कहूंगी, मेरी ननद मॉडल है। देखा गीता बेटा, तेरे भैया और भाभी तुझे इसीलिए मना कर रहे थे। अब समझ में आया हम लोग कितना परेशान हो गए थे, लेकिन तूने हम लोगों की बात नहीं मानी। अब पता चला कि बाहर वालों पर ऐसे भरोसा नहीं करते। हाँ माँ, आई एम सॉरी। चलो अब सब लोग टेंशन वेंशन छोड़ो, चलो सब लोग खाना खाते हैं। और फिर उस दिन के बाद से गीता को समझ में आ गया था कि ऐसे वैसे बिना ट्रस्ट के किसी भी एजेंसी को पैसा देने वाला नहीं है। और उस दिन के बाद से वो अगर ऐसी कोई एजेंसी आती भी थी तो गीता सबसे पहले अपने भैया, पापा और माँ से पूछ लेती थी, तब जाके उस एजेंसी में अपने पैसे देती थी।